तो अभी का जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है ये है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। तो इसमें सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में क्या है, सबसे पहले मैं कुछ एनालिसिस आपको समझाऊंगा, यानी कि हमें एनालिसिस करने कैसे हैं। ये जो एनालिसिस है अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में भी काम आएगा और डबली रेनफोर्स्ड बीम में भी काम आने वाला है। तो ये एनालिसिस है किस तरह का, तो एक बार वो देखो इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ अपना क्यूबॉइड, क्यूब कह लो, ठीक है, कंक्रीट है बेसिकली हमारा ये। लो ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे इसमें वही दो हमारे पार्ट्स होंगे, एक हमारा ऊपर कंप्रेसिव वाला पार्ट होगा, एक हमारा नीचे जो है इस लाइन से नीचे अपना टेंशन वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब और देखो, इसके बाद हमें दो डायग्राम्स और बनाने हैं जो हम एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दो डायग्राम्स और बनाऊंगा। अब दो डायग्राम्स क्या है हमारे यहाँ पे, एक हमारा स्ट्रेस डायग्राम होगा, ठीक है, पहले हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं एंड देन हम उसके बाद में अपना स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम है ये रहा, अभी मैं बनाऊंगा, और अब हम बनाएंगे यहाँ पे अपना स्ट्रेन डायग्राम राइट साइड में, ठीक है। ये दो डायग्राम्स रहेंगे। चलो ठीक है, अब देखो इनको बनाते कैसे हैं। तो आप लोगों को एक डायग्राम ध्यान होगा, एक इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, यहाँ पे जैसे स्ट्रेस और यहाँ इस वाले एक्सिस पे स्ट्रेन था। तो आप लोगों ने देखा था कि मैंने एक इस तरीके से कुछ डायग्राम्स बनाए थे, है ना, कुछ ऐसे ग्राफ मैंने बनाए थे। तो यहाँ पे ये था 0.45 FC के, ऊपर था मेरा क्या 0.67 FC के, और इससे ऊपर एक और था जो था हमारा क्या वो सिंपल हमारा FC के था, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ग्राफ्स जो है मैंने बनाए थे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ वो देख लो, यहाँ इस जगह पे स्ट्रेस डायग्राम में। तो स्ट्रेस डायग्राम में एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ ऐसे, हाँ, तो यहाँ पे इसी पॉइंट से इस तरीके से मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.45 FC। तो ये देखो ये क्या किया है मैंने यहाँ पे, ये स्ट्रेस डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इसमें ये वाला जो नीचे वाला डायग्राम है इसको मैंने सिर्फ क्या किया, इसको मैंने रोटेट करवा के और ऐसे पैरेलली मैंने इसको कर दिया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, इसको ऊपर मैं वर्टिकली कर दिया। कैसे, इसको एक बार तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है, रोटेट करा उसको, ठीक है, और फिर इसको ऊपर, मतलब एक तरीके से मैंने इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। यही वाला ग्राफ है जो नीचे वाला है, ये वाला ग्राफ ऊपर बना है। देखो ये जो ऐसे यहाँ पे करवा रहा है, देन स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये यहाँ पे ऐसे करवा रहा है यहाँ इस जगह पे, और फिर ऊपर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वही ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। तो ये मेरा यहाँ पे स्ट्रेस कर्व है, ये रहा, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पे स्ट्रेन के लिए आ जाता है। अब स्ट्रेन के लिए कैसे आता है, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 0.0035। अब यहाँ पे अगर मैं एक्जेल की बात करूँ तो यहाँ पे होता है 0.002, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा न्यूट्रल एक्सिस रहेगा, ये वाला जो लाइन है ऐसे ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है ऐसे इस तरीके से, ये चीज़ है, ठीक। अब देखो, अब जो हमें यहाँ पे आगे फर्दर कैलकुलेशन करनी है ना, वो मुझे दोनों डायग्राम से करनी है, यानी कि स्ट्रेस डायग्राम से भी करनी है और स्ट्रेन डायग्राम से भी करनी है। तो इस बात को ध्यान रखो। तो पहले मैं अपना स्ट्रेस डायग्राम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये नीचे का हटा देते हैं। अब स्ट्रेस डायग्राम को देखो, तो मुझे स्ट्रेस डायग्राम से कैसे कैलकुलेशन करनी है। अब ये स्ट्रेस डायग्राम को मैं यहाँ पे एक तरीके से इसको पार्ट्स में कर दूंगा। कैसे कर दूंगा पार्ट्स में, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। अभी देखो मैं इसको स्ट्रेस डायग्राम को दोबारा से एक बार बनाऊंगा। ये यहाँ पे मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली एंड इसको थोड़ा सा मैं बड़ा सा बना देता हूँ। लो कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया इसको। हाँ, अब देखो इसके इतने हिस्से को आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये वाला जो पार्ट है इधर का, ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं,
एक रेक्टेंगल होता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका रेक्टेंगल है, यहाँ पे अपर पार्ट इसका रेक्टेंगल होता है, और ये जो लोअर पार्ट है ये पैराबोला होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो इन दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं पहले। अब आगे देखो, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे शुरू की जाती है। तो यहाँ पे ये तो आपका हो चुका कितना 0.45 FCK हो चुका है, इस बात को याद रखना, ये जो लाइन है आपकी 0.45 FCK की है। अब यहाँ पे देखो मुझे अब बेसिकली करना क्या है, देखो यहाँ मुझे जैसे कि क्या निकालना होगा, फोर्स निकालना होगा। अभी आगे आएगा फोर्स निकालने के लिए, अभी तो सिर्फ स्ट्रेसेस का जिक्र चल रहा है ना, अभी फोर्स निकालने के लिए आगे आएगा, मूवमेंट्स निकालने के लिए आएंगे। तो ये सब चीज़ें आप करोगे कैसे, तो यहाँ पे एक आपका एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसा पॉइंट यहाँ पे हमें निकालना है, जहाँ पे हमारा फोर्स वगैरह सब कुछ क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है ना, जहाँ पे एक्ट करता होगा। तो हम यहाँ इस डायग्राम में वो पॉइंट अभी निकालने वाले हैं, ठीक है, जहाँ से यानी कि हमारी सारी कैलकुलेशंस होंगी। अब देखो, तो यहाँ पे हमने तो समझ लिया कि भैया ऊपर वाला पार्ट क्या है, अपना रेक्टेंगल है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, पैराबोला है। अब इसके लिए कैसे किया जाए, तो ये चीज़ कहाँ से रेक्टेंगल शुरू हो रहा है, कहाँ से पैराबोला शुरू हो रहा है, उसके लिए एक ही तरीका होता है। क्या तरीका है, देखो इसके सामने मैंने क्या बनाया था, अपना स्ट्रेन डायग्राम बनाया था, अब उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ मैंने लिखा था, ये था कितना 0.0035 ऊपर, और ये था कितना 0.002। अब यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, ये मेरा O है, यहाँ पे ये मेरा A है, और यहाँ पे मेरा B है, ये ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा O, यहाँ पे हो जाएगा A, और यहाँ पे हो जाएगा B, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ मैं क्या करूँगा, एक सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये देखो क्या होगा, OA अपॉन में OB इक्वल्स टू, यहाँ पे अब कितना है, जब तक OA था यहाँ पे ये कितना है 0.002 है ना, इसको रखो 0.002 अपॉन में ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.0035 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे OA कितना आ रहा है, OA यहाँ पे आ रहा है। अब देखो OB कितना है, OB हम लोग जानते हैं कितना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका जो OB है ये XU के बराबर है ना, या फिर x से या फिर XU। अब यहाँ पे मैं XU ले लेता हूँ, क्यों ले लेता हूँ XU, क्योंकि हम LSM में आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं XU ले रहा हूँ। तो OB की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, XU के बराबर है, ये आपका XU हो गया। तो यहाँ पे OA कितना हो जाएगा 0.002 अपॉन में 0.0035 इंटू OB। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, 0.02 इंटू XU अपॉन में 0.0035 लो। तो OA मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, अब कैलकुलेटर एक बार देख लेते हैं। तो 0.002 डिवाइडेड बाई 0.0035 ये मेरे पास में आ जाता है कितना, इसको जब हम कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास में ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 7 XU। तो OA मेरे पास में इतना आ चुका है, ठीक है, OA मेरे पास में इतना आ चुका है। उसी तरीके से मेरा OB भी आ जाएगा, OB यहाँ पे कितना आ चुका है, OB यहाँ पे आएगा 3.7 XU। लो, ये दो पार्ट्स मेरे आ चुके हैं। अब इनका बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है, आपको भी ये दो डायमेंशंस पता चले कितने भैया, ये कितना आपका 3/7 XU है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ये रहा, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 4/7 XU, ठीक है। अब मुझे क्या है, रेस्पेक्टिव सेंटर ऑफ ग्रेविटीज तो पता ही होते हैं, ठीक है ना, तो अब उनका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो देखो अब आगे कैसे करना है, रेस्पेक्टिव सेंटर ऑफ ग्रेविटीज वो लो, ठीक है। अब दोनों का यानी कि रेक्टेंगल और पैराबोला दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में दो पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरा हो जाएगा यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल के लिए देखो, अब रेक्टेंगल के लिए कैसे किया जाए, तो रेक्टेंगल के लिए मेरे पास में यहाँ दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ रहे हो ना, ये x बार निकालना है। तो यानी कि अगर मैं ये दो पार्ट्स में करूँ, देख लो ऊपर ही आ जाओ, ये मेरा यहाँ पर रेक्टेंगल है, इसको अगर मैं वन पार्ट मान लूँ, इसको मैं सेकंड पार्ट मान लूँ, तो और दोनों का कंबाइंड मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, तो यानी कि x बार इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे a1x1 प्लस a2x2 ऊपर बार ले लो अपॉन में
A1 प्लस A2, ये हम लोग सॉम में निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो यहाँ उसी तरीके से अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो A1 निकालो और X1 निकालो। तो A1 आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हमें एरिया निकालना सीखना है। तो एरिया यहाँ पे कैसे निकाला जाता है, तो एरिया तो बड़ा आसान है निकालना। तो एरिया निकालने के लिए कैसे किया जाए, यहाँ पे ऊपर डायमेंशन देखो, 3/7 XU हाइट हो गई, ठीक है। विड्थ कितनी होगी, जैसे 3/7 XU आपको कितनी हो चुकी है, हाइट हो चुकी है, उसी तरीके से आपका विड्थ यहाँ पे होगा B। अब ये B कैसे है, देखो यहाँ पे मैंने डायमेंशन नहीं लिखे थे, यहाँ पे डायमेंशन एक बार मेंशन कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो आपकी विड्थ है ये है B, यही विड्थ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया निकालो अब। तो एरिया के लिए 3/7 XU इंटू B, लो जी अभी तक एरिया निकला है। अब इस एरिया में एक चीज़ का मल्टीप्लिकेशन और होगा, किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन होगा, चूंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम है इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे 0.45 FCK है इसका भी मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो इंटू 0.45 FCK। तो लो ये हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है, इसको कम्प्लीटली हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.193 FCK XUB, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे X1 निकाल लेते हैं। X1 कैसे निकाला जाए, अब X1 क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। X1 इस बात को याद रखना, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो हम अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले रहे हैं ना वो टॉप से ले रहे हैं, ठीक है। नोट here the position of CG is calculated from the top। चलो ये है, तो यहाँ पे अब X1 कितना हो जाएगा, 3/7, ये तो हाइट है XU, इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/14 XU। लो जी अभी ये आ चुका है, तो इसका जब हम टोटल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 0.214 XU, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ऐसे ही पैराबोला के लिए निकाल लो। तो पैराबोला का एरिया क्या होता है, पैराबोला का एरिया यहाँ पे हो जाएगा A2, ये होता है 2/3, ठीक है। अब वो जो हाइट है वो कितनी है, वो है 4/7 XU इंटू B, यहाँ पे भी 0.45 FCK से मल्टीप्लिकेशन करो। ये पैराबोला का फॉर्मूला है एरिया निकालने का भैया, 2/3 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.1714 FCK XUB, ठीक है, ये आ जाता है। अब यहाँ पे X2 निकाल लो। X2, अब ये X2 कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। सेंटर से जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसका, पैराबोला का, वो हम लोगों को पता है कि कितने पे होता है। हमको कहाँ से लेना है, टॉप से लेना है कि 3/7 जो है वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा, 3/7 XU तो जो टॉप का है रेक्टेंगल का वो ऐड करेंगे प्लस, अब यहाँ पे कितना है हमारे पास में 3/8 पे होता है ये, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना है 4/7 XU, ये होता है। अब इसको सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है 0.643 XU, ठीक है, ये आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करो x बार का, जो कि होगा क्या, A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार, ये यहाँ पे बार ही है, ये यहाँ पे ये बार है, ऐसे ही ऊपर x1 जो है उसमें बार है, यहाँ पे ये भी बार है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, अपॉन में A1 प्लस A2। तो जब यहाँ पे आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में आपके पास में आ जाएगा 0.416 XU। तो ये आपने यही चीज़ देखी है एग्ज़ाम में या फिर बुक्स में, सॉरी बुक्स में आपने ये देखा है कि 0.42 XU करके होता है, क्योंकि इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये हो जाता है 0.42 XU। तो इसी से हमारे क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। चलो अब एक चीज़ देखो, अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो वो कैसे निकलेगा, क्या होगा यहाँ पे टोटल कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछता है टोटल कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ देखो, अब यहाँ इस O से ऊपर जितना भी है
कंप्रेसिव फोर्स ही तो है, या फिर कह सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो पहले तो चलो कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालोगे, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालते हैं यहाँ पे। तो यानी कि ये जो एरिया मैंने निकाला है A1 A2, इन दोनों का समेशन वो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाता है, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाता है। वो किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 के इक्वल होगा। दोनों का समेशन करो। A1 हमारे पास में यहाँ पे कितना आया था, हमने कैलकुलेट किया था 0.193 FC के XUB, और हमारा A2 यहाँ पे आया है 0.1714 FC के XUB। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.36 FC के XUB, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये तो सॉरी यहाँ पे हमारा फोर्स ही आया अभी। क्यों आया फोर्स, क्योंकि यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना XUB का, ये देखो यहाँ पे XUB का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये फोर्स ही आया। तो अगर मैं यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालूं तो एरिया हटाना पड़ेगा, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस वो क्या हो जाएगा 0.36 FC के, ये हो जाएगा हमारा टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कंप्रेसिव टोटल टेंसाइल स्ट्रेस भी निकल जाएगा, तो वो निकालो, और टोटल टेंसाइल फोर्स भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल टेंसाइल फोर्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.87 FYAST, AST यानी कि हमारा क्या है, एरिया ऑफ स्टील है। तो ये चीज़ है। अब मोमेंट देखो कैसे निकालेंगे, मोमेंट देखो, अब मोमेंट क्यों निकाल रहा हूँ मैं मोमेंट यहाँ पे, सोचो इस बारे में। जो चीज़ मुझे निकालनी थी वो मैं निकाल चुका हूँ, एक्स बार मेरा निकल चुका है, वही मेरे यहाँ पे काम की चीज़ थी एक्स बार। देन उसके बाद में टोटल कंप्रेसिव फोर्सेस, टोटल टेंसाइल फोर्सेस, ये मेरे काम की दूसरी चीज़ थी। तो ये दोनों मैंने निकाल लिए अब, ठीक है। अब आगे मुझे क्या करना है, अब तुम लोगों को अगर ध्यान हो तो मैंने तुम लोगों को एक चीज़ बताई थी कि मूवमेंट, अगर मैं दोनों साइड के मूवमेंट को कंपेयर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मोमेंट निकाल लो पहले। तो मोमेंट होगा क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो होगा मोमेंट। तो यहाँ पे मैं मोमेंट निकाल लेता हूँ ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। तो सबसे पहला मोमेंट यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, मोमेंट ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स कितना आया था हमारे पास में, 0.36 FC के XUB। तो 0.36 FC के XUB। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन किससे किया जाए, अब यहाँ पे आ जाती है वो बात कि इसमें अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या होगा। अब देखो, तो यहाँ ऊपर सबसे पहले अब इस फिगर में आ जाओ, यहाँ पे ये जो कंबाइंड हमारा फिगर है, तो इस फिगर में अब देखो यहाँ पे हमारे क्या है भैया, स्टील डला हुआ है। तो यहाँ से लेके और यहाँ इस नीचे इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा D, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, लीवर आर्म निकालना पड़ेगा ना, तभी तो मूवमेंट निकालोगे। तो लीवर आर्म कैसे निकलेगा, तो ये कंबाइंडली कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये कंबाइंडली यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कहाँ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो मैंने मार्क लगाया। तो यहाँ पे हमारा कितना 0.416 XU, या फिर हम कह सकते हैं कि 0.42 XU, ये भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो अब क्या होगा, यहाँ इस जगह से यानी कि इस वाले पॉइंट से जहाँ पे हमारा सारा का सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है इस जगह पे, तो इस पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट से, ठीक है। और दूसरा मार्क मैं कर देता हूँ, जाओ यहाँ से और यहाँ नीचे तक, ये हमारा बन गया अब यहाँ पे लीवर आर्म, ठीक है। यह है लीवर आर्म, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा D माइनस 0.42 XU, ये हमारा लीवर आर्म है, ठीक है। तो इसी का अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो, तो 0.36 FC के XUB, D माइनस 0.42 XU, ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, मोमेंट निकल गया ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। एक ये चीज़ निकल चुकी है हमारी। अब मैं यहाँ पे दूसरा निकाल लेता हूँ। दूसरा क्या निकालूंगा यहाँ पे, मोमेंट ड्यू टू टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे ये निकालेंगे अब।
मोमेंट ड्यू टू टेंसाइल फोर्स। अब सेम चीज बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने स्टेप फॉलो किए, यहाँ बस क्या हो जाएगा 0.87 FY/AST और यहाँ पे हो जाएगा D - 0.42 XU, बस यहाँ पे इतना हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ें अब दोनों हो चुकी हैं। तो मैंने क्या निकाल लिया, मोमेंट निकालना सीख लिया ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, मोमेंट निकालना सीख लिया ड्यू टू टेंसाइल फोर्स। अब यहाँ पे अब मुझे अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है तो दोनों कंपेयर करवा दो, ठीक है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ NA यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, तो XU इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे कहाँ है XU, ऊपर वाले में XU है, ये देखो यहाँ पे इसमें ऊपर वाले फॉर्मूले में XU है। तो XU इक्वल्स टू 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 FCK/B, ये हो जाएगा। लो जी, ये मेरा यहाँ पे क्या निकल चुका है, ये मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल गया, ठीक है। चलो अब आगे देखो, आगे और यहाँ पे क्या चीज़ निकलेंगे। अभी मैंने एक चीज़ निकालना सीख लिया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अभी मैंने निकालना सीखा है। अब यहाँ पे मुझे और भी कुछ चीज़ें निकालनी सीखनी है। अभी मैंने मूवमेंट सीख लिया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना सीख लिया। अब आगे देखो, अब चूंकि हमें आगे क्या देखना होता है कि टाइप्स ऑफ सेक्शन देखने होते हैं। अभी मैंने तो सिर्फ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला है, तो यहाँ पे सेक्शन निकालने के लिए तो मुझे XU लिमिटिंग भी तो पता होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो XU लिमिटिंग निकालूंगा, ठीक है। तो वो देख लो XU लिमिटिंग कैसे निकालते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लो, XU लिमिटिंग और या फिर कह सकते हैं कि XU, दोनों के दोनों आराम से एक चीज़ मैं ऐसी बताऊंगा उससे निकाल सकते हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा से स्ट्रेन डायग्राम जो है मेरा वो यहाँ पे लेके आ जाओ। जो ऊपर मेरा स्ट्रेन डायग्राम है उसी को यहाँ पे दोबारा से बना लो। अब स्ट्रेन डायग्राम में यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे 0.035, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.002 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन में ES, यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे मेरा O, यहाँ पे मेरा A, यहाँ पे मेरा B, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये मेरा क्या है, XU है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि XU लिमिटिंग है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है D - XU, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, D - XU हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वही उसी तरीके से सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो जब हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तो मेरा एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या, एक तरीके से ये समझो कि शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट है ये, बाय अप्लाइंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कैसे करेंगे भैया, 0.0035 अपॉन में XU, भैया ये रहा 0.0035 और ये रहा यहाँ पे XU। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट ले लो और ये D - XU ये एक ये ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002। अब पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे D - XU हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ES तुम लोगों को दिख रहा है ना, ES लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, यानी कि पुट ES इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अगर मैं ये वैल्यू अब यहाँ पर रख दूँ तो मुझे एक शॉर्टकट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। कैसी शॉर्टकट वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, उस शॉर्टकट वैल्यू में सिर्फ FY लिखा होगा, XU लिखा होगा। जैसे ही मैं जिस भी टाइप ऑफ स्टील मुझे गिवन होगा, ठीक है, वो वैल्यूज़ मैंने पुट करी तो मुझे मेरा यहाँ पे क्या मिलता चला जाएगा, मुझे यहाँ पे मेरा XU का वैल्यू मिलता हुआ चला जाएगा। चलो तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे XU लिमिटिंग में बताता हूँ। एक फॉर्मूला ऊपर हो गया, एक फॉर्मूला यहाँ पे देखो। तो ऊपर वाला समझ लो, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ से डायरेक्टली XU निकाला जा सकता है इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इससे डायरेक्टली XU भी निकाला जा सकता है और XU लिमिटिंग भी। XU लिमिटिंग अगर निकालना है तो हम इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि इसी में लिखा हुआ है XU लिमिटिंग। ये वाला फॉर्मूला तब काम आ जाएगा ऊपर वाला जब XU इक्वल्स टू XU लिमिटिंग होगा। ये वाला फॉर्मूला तब काम आ जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ हम XU लिमिटिंग निकालना तो फिर इसको अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 700 अपॉन में 0.87 FY
प्लस 1100 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है एक्सयू लिमिटिंग निकालने का। अब यहाँ पे अगर मैं सारे को सॉल्व कर दूँ तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाता है, और एफ आई की भी वैल्यू अगर मैं रख दूँ यहाँ पे, सपोज करो कि एफ 250 मैंने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे इसके लिए एक्सयू लिमिटिंग डायरेक्टली एक शॉर्टकट फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा वो देख लो, यहाँ पे मुझे मिलेगा 0.53 डी। ऐसे ही 415 के लिए मुझे यहाँ पे मिलेगा 0.48 डी। ऐसे ही 500 के लिए मुझे क्या मिलेगा 0.46 डी। ये हुआ कैसे, ये वाले फॉर्मूले में जो यहाँ पे फॉर्मूला है इसमें मैंने क्या कर दिया, एफ आई की वैल्यूज रख दी हैं। ठीक है, एफ आई की वैल्यूज रख दी हैं, तो सारा का सॉल्व करके मुझे ये वाले यहाँ पे ये चीज़ें मिल गई हैं, ये है यहाँ पे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, शॉर्टकट है डायरेक्टली निकालने का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऐसे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक्सयू निकाल सकते हो। ठीक है, नीचे से एक्सयू लिमिटिंग निकाल सकते हो जो मैंने भी बताया। तो ये फॉर्मूलेज जो है अभी हम एप्लीकेशन भी इनका सीखेंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखो, अब इसमें एक हमारे पास में आता है डायरेक्टली फॉर्मूला एरिया ऑफ स्टील निकालने का। ठीक है, यानी कि अगर मुझे डायरेक्टली निकालना है एरिया ऑफ स्टील तो वो कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए देखो ए एस टी इक्वल्स टू एक फॉर्मूला हो जाता है 0.5 एफ सी के अपॉन में एफ आई ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस 4.6 एम यू। एम यू यानी कि तुम्हारा क्या है, ये मोमेंट है। ठीक है, रिस्टोरिंग मोमेंट या फिर बेंडिंग मोमेंट है। एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये अंडर रूट में यहाँ पे, इसको याद रखना। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज इनटू बी डी, एक ही ये हो गया। ये एरिया ऑफ स्टील निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कितना स्टील का क्वांटिटी जो है लगेगा या डला हुआ है, तो ये डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो अभी मैंने जितने भी यहाँ पे तुम्हारे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में फॉर्मूले काम आने वाले हैं वो सब मैंने तुम्हें बता दिए। एक फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे ये है। ठीक है, एक तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे ये है। ऐसे फिर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का एक फॉर्मूला तुम्हारे पास में ये है यहाँ पे। फिर यहाँ से भी तुम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हो, या तो ऊपर से निकालो जो मैंने बताया, या फिर यहाँ से निकाल लो। फिर एक्सयू लिमिटिंग निकालना है तो फिर एक्सयू लिमिटिंग के लिए ये वाला मैंने यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है, ये रहा एक्सयू लिमिटिंग का। और एरिया ऑफ स्टील निकालना है तो फिर ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे दिया तुम लोगों को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स किस तरह की आती हैं वो देख लो, किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने वाली हैं। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में किस तरह की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उसके पास में हमेशा ये 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ही बनती हैं। सबसे पहला उसके पास में होता है एनालिसिस के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर वो एनालिसिस करवा रहा है। सिंपल छोटे से छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुम्हारे पास में क्या होगा, इसमें तुम्हें सबसे पहले निकालना होगा पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पहले तुम्हें ये निकालना होगा यहाँ पे। दूसरा तुम्हें क्या निकालना होगा, यहाँ पे तुम्हें एम आर निकालना होगा, यानी कि रिस्टोरिंग मोमेंट निकालना होगा। ठीक है, ऑफ सेक्शन ये निकालना होगा। थर्ड तुम्हें क्या निकालना होगा यहाँ पे, ए एस टी यानी कि एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ये तुम्हें निकालना होगा। ठीक है, फॉर बैलेंस्ड सेक्शन के लिए ये होगा यहाँ पे, ये चीज़ तुम्हें निकालनी होगी अगर सिंपल एनालिसिस करवा रहा है। मान लो डिजाइनिंग करवा रहा है, यानी कि मेंस में आ गए। अब हम हाँ भाई यहाँ पे कहाँ पे आ गए, अभी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं डिजाइनिंग में, यानी कि मेंस में। ये मेंस के क्वेश्चन हो गए, ये मेनली हमारा कहाँ पे होगा, मेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस में देखो, अब उसी तरीके से इसमें पहला बनेगा। अब जब हमें क्या निकालना होगा, सेक्शन साइज तो दे रखा होगा, यानी कि डायमेंशंस दे रखे होंगे। सेक्शन साइज इज गिवन, और जो हमारा एरिया ऑफ स्टील है वो निकालना होगा। एंड AST इज टू बी कैलकुलेटेड, ये हमें यहाँ पे निकालना होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा कि हमें दोनों ही चीज़ें निकालनी पड़ सकती हैं। ठीक है, यानी कि सेक्शन साइज और AST, सेक्शन साइज एंड AST बोथ
आर टू बी कैलकुलेटेड। एक ही ये हो गया। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता दूं, जो दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना ये वाला, ये थोड़ा रेयर है क्योंकि ये हल्का सा इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है, डिफिकल्टी लेवल हल्का सा बढ़ जाता है, मॉडरेट कर लो इसको। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ये वाला जो है पहला वाला, ये इजी है, और ये जो तुम्हारे सामने यहाँ पे है ये भी इजी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे ये तीनों में, ऊपर ये प्री में आएंगे और मेंस में भी आएंगे, ठीक है, बहुत इजी होते हैं। और ये वाला जो है यहाँ पे दूसरा वाला, ये मेंस में आएगा, ठीक है, और ये नीचे वाला भी मेंस में आएगा, ये चीज़ है। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। तो अभी हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जो है वो मैंने पूरी तरीके से बता दिया। अभी डबली रेनफोर्स्ड बीम है, उसमें भी थोड़ा सा होता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और फिर हम उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।